वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ईपन ने उसके होठों को दबाते हुए धीरे-धीरे से उसका गाउन सरकाया और अपने हाथ उसकी थाइस पर टिकाए तो यहाँ आर्यन की सांस जैसे सांसें अटकी वहीं वीवन के हाथ उसके नरम और पूरी थाइस पर चल रहे थे। वे बहुत बुरी तरह तड़पी थी जब वीवन के उसके होठों को छोड़ा था और उसके होठ उसके गलीज पर टिकाए थे। वो अब उसके गलीज को चूम नहीं बल्कि खा रहा था, ऐसे जैसे अपनी भूख मिटा रहा हो, अपनी प्यास बुझा रहा हो, अपने दांतों के निशाना उसके गोरे बदन पर छोड़ रहा था। और आज पहली बार आर्यन को उसके बैठ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बल्कि वह तो और मचल रही थी उसे पाने की। उसने सम्माने के लिए वे पिछले 15 मिनट से उसे वे पिछले 15 दिन से उससे दूर थी, उसके लिए तड़प रही थी। वो पीवन सिंघाने का हर टच जैसे उसके अंदर दबी आग को भड़का रहा था। पीवन के अंदर की आग भी आज कम नहीं थी और ये आग आर्यन का क्या हाल करने वाली थी इसका वे अंदाजा भी नहीं कर सकती थी। यहाँ वीवन ने उसके गले से हटकर उसका चेहरा देखा तो वहीं आर्यन की नजर उससे मिली। उसके गाल लाल पड़ गए। उसने शर्म से अपनी नजर झुका ली। कमरे का दरवाजा तब खुला जब वीवन ने अपनी गोद में मुस्कुराती हुई आर्यन का चेहरा देखते हुए दरवाजे को एक पैर से धक्का मारते हुए अंदर आया और उसी तरह से धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने वापस मुड़कर धीरे से आर्यन को गोद से नीचे उतारा कि तभी आर्यन ने मुस्कुराते हुए वीवन को देख रही थी। वो मुड़ी और कमरे को देखते ही उसके होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई और आंखों में नमी उतर आई। न जाने कितने दिनों के बाद वो अपने कमरे में आई थी, उस कमरे में जहाँ यादों का पिटारा था, जहाँ उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन यादें थी। कमरे में हर चीज ठीक पे से ही रखी थी जैसे वे छोड़कर गई थी। मजाल है कोई चीज इधर से उधर हुई। वो रूम देखने में व्यस्त थी कि तभी उसके आंखों के सामने जो आया तो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था और वह था मंगलसूत्र जिसे आर्यन ने आज तक नहीं पहना था। वो नम आंखों से उस मंगलसूत्र को देखे जा रही थी जब वह उसके पीछे खड़े वीवन ने अपने हाथ में थामा था। देखते ही देखते कब यह मंगलसूत्र उसके गले में जा बंधा उसे एहसास नहीं हुआ, पर तब जो हुआ जब वीवन ने मंगलसूत्र बांधने के बाद उसे कन्ने को चुमा था। इस पर आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जो एहसास उसकी रूह में उतरा था उसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था। एक दिन एकदम बेहतरीन था जब वीवन ने उसके गले से मंगलसूत्र निकलवा कर डस्टबिन में फेंका था। और एक आज का दिन था जब रीति रिवाजों को न मानने वाले वीवन ने उसे मंगलसूत्र पहनाया था। हाँ, ये बात अलग थी कि उन्हें आज भी रीति रिवाजों में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी, पर उसने ये सेवा सिर्फ आर्यन के लिए क्या था। यहाँ वो आंख बंद किए खड़ी थी कि तभी वीवन उसके सामने आ खड़ा हुआ और अगले ही पल उसकी मांग सिंदूर से भरी थी। वीवन की उंगलियां महसूस करते ही उसने अपनी आंखें खोली और तभी सिंदूर के छींटे उसके नाक पर आ गिरे। यहाँ आर्यन ने वीवन को देखा और अगले ही पल फपकते हुए उसके गले से जा लगी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, कहते हुए उसने वीवन को पीठ पर उंगलियां गड़ाई। वीवन ने उसे कमर से पकड़ते हुए उसका सिर सहलाया। पता है मुझे, और मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया, तुम्हें रुलाने के लिए नहीं, कहकर वीवन ने उसे कंधे से पकड़ा और खुद से अलग करने की कोशिश की, पर वह जैसे चुंबक की तरह चिपकी हुई थी। उसने वीवन से अलग होना ऐसा था आर्यन के लिए जैसे जिस्म में से रूह का जुदा होना। अच्छा, अब रोना बंद करो और ये बताओ मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। ये सुनते आर्यन लम्हे भर में उससे अलग हो गई। उससे देखते हुए बोले गिफ्ट। ये सुनते हुए वीवन काउच के पास चला है और टेबल पर रखे वाइन के गिलास उठाए और कहा, हाँ गिफ्ट, कहकर उसने टेबल से गिलास उठाई और गिलास में वाइन उड़ाने लगा कि तभी आर्यन ने मुस्कुराई। वीवन, तुम्हें मुझे कुछ बताना है। बताना नहीं, इनफेक्ट ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, हम बताओ, ये कहते हुए काउच पर बैठ गया और गिलास होठों से सटाए कि आर्यन के कहे जाने वाले अगले अल्फाजों से वाइन की वो घूंट जो उसके गले से नीचे उतरने वाली थी वो घूंट उसके गले में ही सरक गई, क्योंकि आर्यन ने जो अल्फाज कहे थे वो वो ये थे, वीवन तुम डेढ़ बनने वाले हो। ये सुन वीवन ने उसे देखा। वह मुस्कुराते हुए अपना पैर से हिला रही थी कि आर्यन ने चमकती आंखों से उसे देखा, उसके पास चिल्लाई और बड़ी ने जाकर के साथ उसके लैब पर बैठ गई। उसने वीवन के हाथ से वाइन का गिलास लेकर टेबल पर रखा। वहीं वीवन उसकी एक एक हरकत बड़े गौर से देख रहा था कि तभी आर्यन ने उसका एक हाथ लिया और अपने पेट पर रखते हुए कहा, महसूस कर वीवन हमारे बेबी को। ये कहकर उसने गर्दन झुकाई और अपने पेट पर उसका हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है कल मुझे ऐसा लगा जैसे बेबी ने किक किया है। इतनी मासूमियत से वे कहे जा रहे थे और जीवन सही मायनों में तो अब जाकर उसकी सहमत आई थी, क्योंकि उसने आर्यन को अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई छिपाई थी। वे कारनामा उसने छिपाया था जो उसने उसके पीठ पीछे किया था। वे उस वक्त अरुण से बातों में मसरूफ था जब उसे सानिया की कॉल आई थी। तुम बात कर लो, मैं आता हूँ, कहकर अरुण कुर्सी से उठे और वहां से चले गए। यहाँ वीवन ने कॉल पिक की और सामने लगी बड़ी सी LED ऑन की और स्क्रीन पर नजर आई बेड पर बेहोश आर्यन ने। कैसी है वो। वीवन ने उसे देखते हुए सवाल किया। वीवन में बहुत वीक हो चुकी है। उसने मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा ले लिया है कि वे खुद को होम पता है मुझे। वीवन ने चेयरप्लेन होते हुए सानिया की बात काट दी। वीवन ने उसे सच बता दूं क्या। फोन पर मौजूद सानिया ने पूछा। नहीं सानिया, अगर कुछ बताना है तो ये बता दो कि उसे कि वे प्रेग्नेंट है। वीवन ने कहा। बोर्ड फोन पर सानिया की ऊंची आवाज है, पर तुम ये क्या कह रहे हो वीवन, इतना बड़ा झूठ तुम कैसे बोल सकते हो। उसने फोन पर मौजूद सानिया से कहा, ये झूठ मैं नहीं, तुम बोलोगी। वीवन ने कहा। पर वीवन ने उसकी बात काट दी। जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, कहकर दूसरी तरफ से सानिया ने कॉल कट कर दी। वीवन, तुम्हें पता है, आर्यन के कहे लफ्ज़ शब्दों को सुन वो जैसे अपने होश में आया और सिर झटकते हुए आर्यन को देखा जो मुस्कुराते हुए कुछ ना कुछ कहे ही जा रहे थे, पर वीवन को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वीवन, तुम सुन रहे हो ना, वह ये कहते हुए आर्यन ने उसे कंधे से झकझोरा तो जैसे वीवन होश में आया और एक झटके में अपना
हाथ उसके पेट से हटा लिया। सब कुछ सही था ये सिवाय इस झूठ के जिसके बारे में विवन को अब उसे बताना था और जिसे बताने के लिए उसने हिम्मत जुटानी शुरू की। आर्यनी ने उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए उसकी बात काट दी। विवन तुम फील करो ना हमारे बेबी को ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए अपने पेट को देखा और फिर उसी मुस्कुराहट के साथ विवन को जिसके चेहरे का हर रंग फना हो चुका था फील हुआ कुछ। आर्यनी ने दोबारा सवाल किया और विवन जो अपनी होश हवास खो चुका था उसने कहा, जान मेरी बात सुनो, जान मान कुछ नहीं। ये कहते हुए आर्यनी ने उसके हाथों को थोड़ा नीचे सरकाया। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कुछ फील हो रहा है। वे अब गर्दन झुकाकर अपने पेट की तरफ देख रही थी। वीवन मेरे बच्चे को क्या हुआ? कल तक तो मैं उसे फील कर पा रही थी। उसने परेशानी से एक बार फिर वीवन की बात काट दी और बस वीवन के सब्र का पैमाना जैसे परहेज हुआ। वे कुछ झुंझलाते हुए चिल्लाया, अरे फील तो तब करोगे ना जब कोई बच्चा होगा तुम्हारे पेट में। वीवन के कहे शब्द जैसे ही आर्यनी के कानों में पड़े उसने अपनी नजर उठाई और वीवन को देखा। इस लम्हे से सा लगा जैसे धरती ही फट गई हो और अगली पल वे चौंकते हुए उसकी गोद से उठ खड़ी हुई। ये तुम क्या कह रहे हो वीवन? ये सुनते हुए विवन बेकांश से उठा और उसे कंधे से पकड़ लिया और समझाने की कोशिश की। आर्यनी ने विवन का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए उसकी बात काटी। पर सानिया ने मुझे बताया था। ये कहते कहते रुकी क्योंकि उसे समझ देर नहीं लगी कि यह सब उसके प्यारे पति का कारनामा है। और जैसे ही ये समझ में आया उसने रूम में नजर दौड़ाई। उसका सिर फोड़ने के लिए कुछ खोजने लगी पर हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय कुशन के। वे अपना गाउन संभालते हुए सोफे के पास चलाई। उसने सोफे से कुशन उठाया और उसके तरफ फेंकते हुए बोली, झूठे मक्कार कहे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए उसने कुशन ह्यूमन की तरफ फेंका तो ह्यूमन ने कुशन खींच कर कहा, मेरी जान पहले पकड़ो तो सही। इस पर आलिन का दिल जला और एक बार फिर वास लिए उसकी तरफ भागी चली आई। वीवन जो एक जगह पर खड़े खड़े उसकी हरकतें देख रहा था। अब उसके हाथ में फोर्स देकर वो एक जगह पर आखिर कैसे रह सकता था क्योंकि सवाल अब उसकी जिंदगी का था। तो उसने हाथ में पकड़ा कुशन सोफे पर फेंकते हुए अपने कदम पीछे खींचे। मेरी जान बांस रख दो, इससे सिर फट जाएगा मेरा, फड़ उन्होंने फूट जाने दो। कहते हुए उसने वे बांस बगैर कुछ सोचे वीवन की तरफ फेंका पर इससे पहले कि बांस भी वीवन को छू भी पाती वे नीचे झुका और वे बांस सीधे दीवार से टकराते हुए चूर हो गई। पर इससे आर्यनी को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना वीवन को गुस्सा शांत हुआ था और ना ही उसका गुस्सा शांत हुआ था। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। ये कहते हुए उसने दो आवाज उठाया था कि वीवन ने बड़ी फुर्ती से चलो उसके पास आया था। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और बांस लेकर एक तरफ रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल उसे अपने जिस्म से सटा लिया। तो तुम्हें वे भी चाहिए? कहते हुए वीवन ने उसके चेहरे पर आई नट को कान के पीछे किया। आर्यनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तुम अभी खुद किसी बच्चे से कम नहीं हो, फिर मेरे बच्चे को कैसे संभालोगे तुम? वीवन के कहे शब्दों को सुनने बुरी तरह शर्माई और नजरें नीचे झुका ली और वह उस गिलहटों को संभालने लगा कि तभी उसने अपनी पलकें उठाई और वीवन की आंखों में देख सवाल किया, पर तुम नहीं तो कहा था कि तुम्हें वे भी चाहिए और यही वजह थी मेरे जिंदा रहने की वीवन, क्योंकि तुम्हारा अंश मेरे पास था। ये कहते हुए उसने उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर थे अल्तफा के कहा, वो अंश जिसका कोई वजूद ही नहीं था मेरी जिंदगी में। कहते हुए बच्चों की तरह आंसू बहाने लगे और वीवन खुद को रोक नहीं पाया हंसने से। आज पहली बार उसे देख हंसा था वो, उसे हंसते देखा रंगीता ने भी उसे देखा। हंसो मत समझे तुम, वो कन्वेंशन सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा थी। कहते हुए उसके पास चला आया और उसे गले से लगा लिया। आर्यनी ने गर्दन में उठाकर उसे देखा तो वहीं वीवन ने गर्दन झुकाकर उसकी आंखों में देखते हुए बेहद गहराई से कहा, माँ बनने के लिए सारी उम्र पड़ी है पर अभी इन सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा करियर, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी। अभी उम्र है क्या तुम्हारी? आर्यनी तुमने दुनिया नहीं देखी, दुनिया देखो, घूमो, लाइफ को एंजॉय करो। हम और रही बच्चों की बात तो वो भी आ जाएंगे पर तब जब उनके आने का वक्त आएगा। उसके दिल को लेकर से बात सुकून आया था जब वीवन ने उसे बड़े प्यार से छोटे बच्चे की तरह समझाया था और वे समझ भी गई थी वो जो वीवन उसे समझाना चाह रहा था। एक किडनैपिंग के हादसे ने आर्यनी जैसी लड़की की जिंदगी कहां से कहां पहुंचा दी थी। कहानी शुरू एक मामूली सी लड़की से हुई थी पर वो राजकुमारी बन बैठी उस माफिया की जिसे सिर्फ दरिंदगी पसंद थी। जिंदगी में न जाने कितनी चुनौती आई, कितनी मुश्किलें आई थी पर वीवन ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। और खैर यहाँ वो वीवन की आंखों में देख रही थी कि तभी वे धीरे से झुका और उसके होठों पर अपने होठों को टिकाया। अब बच्चों का टॉपिक हटाओ जान गई कि अब डेविल को सिर्फ अपनी प्रिंसेस के साथ वक्त गुजारना है। ये कहते हुए वीवन ने उसके होठों को चूम लिया तो वहीं किसका रिस्पॉन्स करते हुए आर्यनी मुस्कुरा उठी और अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख हाथ फेरने लगी कि तभी बाहर का मौसम बदला क्योंकि हवाएं तो काफी वक्त से चल रही थी पर सड़कों पर बारिश की बूंदें टपकनी अब शुरू हुई थी। उन टपकती बूंदों की आवाज खनकती सांसों के साथ आर्यनी के कानों में भी पड़ रही थी और वे इस आवाज को सुनते हुए सिर्फ वीवन के होठों का स्वाद चख रही थी। जब उसकी सांसें उखड़ी तो तब जाकर वीवन ने उसे छोड़ा और उसे देखते हुए काउच पर चला आया और काउच पर बैठते ही उसने उसे कहा, उसने जो कहा उसने आर्यनी के होश उड़ा दी थी। गाउन उतार दो, कहते हुए उसने घुटने पर एक पैर चढ़ाया और टेबल से वाइन की गिलास उठाकर होठों से उठाई। वहीं आर्यनी जो कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखती रही थी उसने वीवन की आंखों में देखते हुए अपने बाल आगे किए और कुछ ही पलों में काफी मशक के बाद गाउन का जिप खोलने दिया। यहाँ वीवन ने वाइन का सिप लिया। वहीं आर्यनी ने जिप खोलने के बाद अपने कंधे पर हाथ रखा और बड़ी नजाकत के साथ गाउन को कंधे से नीचे टिकाया। गाउन उसके बड़े किनारे को नमादार करते हुए उसके जमीन पर गिरा गिरा तो वहीं आर्यनी की सम इंतहा पर पहुंची जब उसने वीवन की आंखों में देखा। उसकी एक नजर ही काफी थी आज आर्यनी के दिल की धड़कनें रोकने के लिए।
जहाँ आर्यन ने शर्माते हुए अपनी नजर झुका ली तो वहीं विवन की नजर अब उसके दूध से निकलते जिस्म को तराशने में व्यस्त थी। वियान ने वाइन का आखिरी घूंट पिया और सोफे से उठकर उसकी तरफ आने लगा। जैसे जैसे उसके यहाँ कदम आर्यन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, आर्यन की दिल की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वो नजर जमीन में गड़ाई ही खड़ी थी कि तभी उसे विवन की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस हुई, जिसका मतलब था वह उसके पास आ चुका था। आर्यन ने आंखें खोलकर सामने देखा तो विवन वहां नहीं था कि तभी उसके पीछे खड़े विवन ने अपने जिस्म का दबाव उस पर डाला और उसके पेट पर हाथ रख उसके कंधे पर अपने होंठ रगड़ने लगा। क्या तुम्हें पता है मैं पिछले मंथ से तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ? ये कहते हुए वन ने उसके कंधे पर बैठ के आह नहीं पुकाराते हुए बोली और तभी उसने आगे से ही अपना एक हाथ भी उनके गले पर फेरा तो यहाँ वो मुस्कुराए और तभी उसके होंठ उसके मुंह रखे कि आर्य ने बुरी तरह तड़प उठी। उसने अपने होंठ उसके गले के सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर रखे थे और अपने होंठों को रगड़ते हुए कहा तो खुद को तैयार कर लो मेरी जान, क्योंकि अब पता चलेगा तुम्हें कि मैं कितना तड़प रहा हूँ। 2 फीट इनसाइड यू कहकर वो उसके गले को चूमने लगा तो यहाँ ने उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया कि तभी उसके गले को चूमते हुए वन ने उसका दूसरा नीचे लटका हाथ पकड़ हवा में उठाया और उसे इसी जगह पर लगाया कि आर्यन के दिल की धड़कनें रुकी। उसने एक पल के लिए आंखें खोली और फिर उसकी आंखें खुद ही बंद हो गई। एक लंबे अरसे तक उसका गला चूमने और उसे अपने लिए तड़पाने के बाद विवन ने उसे अपनी तरफ पलटा और अब जाकर आर्यन ने अपनी नजर उठाई और उसकी नजर सीधा विवन की नजर से जा मिली कि तभी विवन ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और उसके कानों को चूमने से पहले कहा मेरी शर्ट उतारो जान, कहकर वे उसके कान चूमने लगा और यहाँ आर्यन ने अपनी जल्दी सांसों के साथ उसके शर्ट के बटन खोलने लगी तो वहीं विवन इस दौरान कभी उसके कान और कभी उसके गाल को चूमते हुए उसे परेशान करता रहा। लम्हे भर में उसने उसके शर्ट के बटन खोल दिए तो विवन ने शर्ट निकालते हुए कहा बेल्ट वो कौन निकालेगा? ये सुनते आर्यन का पूरा चेहरा सब गर्म हो गया तो वहीं विवन ने अपनी शर्ट निकालने के बाद उसे देखा और उसे कमर से जकड़कर अपने करीब कर उसके कान को चूमते हुए डोमिनेटिंग आवाज में कहा अगर ज्यादा सोचोगी तो मैं तुम्हें समझने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। नाउ बी माई गर्ल एंड टेक ऑफ माई बेल्ट। जैसे ही विवन के कहे शब्द उसके कान में पड़े उसका चेहरा सुर्ख हो गया, क्योंकि वह समझ चुकी थी विवन के कहे शब्दों का मतलब। उसने धीरे से अपने कांपते हाथ उसके बेल्ट पर टिकाए और बेल्ट निकालने लगी तो वहीं इस दौरान विवन उसके फोटो को चूमता रहा। आर्यन ने जैसे ही बेल्ट निकाला और फर्श पर फेंकने के लिए हवा में हाथ उठाया विवन ने उसकी कलाई थामी और मुस्कुराते हुए कहा इतनी बेताबी हम फिर वो मजा आएगा तड़पाने में। ये कहते विवन ने उसके हाथ से बेल्ट लिया और उसे अपनी निगाहों से मिल जाकर बेल्ट से उसके धुना उसके हाथों को बांधने लगा। वहीं हरी ने कोई अंदाज में कुछ लम्हों तक उसकी आंखों में देखती रही और फिर उसने कहा तो तड़पाओ मुझे विमल, अपने प्यार का एहसास दिलाओ ऐसे जैसे कोई कल ही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी ये सब सपना लग रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो। ये सुनते ही विमल उसका हाथ बांधते हुए तिरछा मुस्कुराया। उसके हाथ बांधने के बाद विमल ने एक झटके में उसे पलटा और अब आर्यन की पुष्ट विमल की तरफ देखी तभी आर्यन को विमल की गर्म सांस अपने कान के पास महसूस हुई और विमल के कहे शब्द उसके कानों में गए। डोंट वरी जान, आई एम गोइंग टू लव यू सो हार्ड एंड यू विल फॉरगेट दैट वी एवर विल अपार्ट। ये कहते विमल ने हमेशा की तरह उसके इनेवर की हुक अपने दांत से तोड़ दी और उसके स्ट्रिप्स को कंधे से सरका दिया। सेकंड भी नहीं लगे इनेवर उसके बदन से सरकते हुए जमीन पर जा गिरा। यहाँ विमल ने एक आखिरी दफा उसके गले को चूमते हुए उसके सामने आया और हमने पंजों के बल घुटने मोड़ते हुए फर्श पर बैठ गया।
सूरज की मध्यम रोशनी पड़ने से उनका कमरा रोशन हुआ था और यहाँ जैसे रोशनी आर्यन के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें खुलती ही सामने आया विवन का चेहरा। उसे देखने के बाद वो उसकी तरफ करवट लेते हुए मुस्कुरा उठी कि तभी उसकी मुस्कुराहट वो ढल गई। उसने कराते हुए अपने कमर पर हाथ रखा। इस वक्त वे दोनों के बदन पर कपड़ों की जगह सफेद कंबल थी जो बेहद तमीज से दोनों के बदन पर लिपटी हुई थी। विवन ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब किया और सवाल किया, दर्द हो रहा है? हम। उसके सवाल पर आर्यन ने उसे घूरा और कहा, दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा, मोस्टर को झेलने के बाद। ये सुनते ही विवन की भौहें सिकुड़ गई। और मुझे मोस्टर बनने पर मजबूर किसने किया? और किसने कहा था विवन मुझे से प्यार करो? और जैसे इससे पहले कि वे आगे कुछ कह पाता आर्यन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। हाँ मैंने कहा था, क्योंकि कहते उसने नजर फिराई कि तभी विवन ने अपने मुंह पर से उसका हाथ हटाते हुआ, क्योंकि आग तो तुम्हारे अंदर भी लगी थी। ओ हेलो, मेरे अंदर आग वाग नहीं लगी थी, समझे तुम? अब चलो हटो। ये कहते हुए आर्यन ने उसे कंधे से पूछ किया और चादर से चेयर से ढकते हुए बेड पर बैठी थी कि एक बार फिर अपनी कमर पकड़ते हुए कराई, आओ। जो अपनी जुबान से निकले शब्दों को सुन आर्यन ने तो चौंकी ही चौंकी। विवन भी हंसने लगा और बेड से उठकर कमर पर टॉवल लपेटते हुए कहा, लग रहा है रात का नशा उतरा नहीं है। इस पर आर्यन ने उसे घुरा की तभी विवन उसके पास आया और चादर हटाते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। कमर तोड़कर रख दी है तुमने मेरी, और चलने के लायक भी नहीं छोड़ा। आर्यन ने उसे गले में हाथ डालते हुए कहा तो विवन ने उसे गर्दन छुआ कर देगा और उसे ऊपर उठाते हुए उसके होठों को चूमने के बाद कहा, मेरी जान, जैसे तुमने कल रात की तरह मुझे आगे भी चैलेंज करती रही तो तुम्हारी कमर टूटती रहेगी। और रही बात चलने की तो तुम बस मुझे झेलो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये कहकर उसने उसे आंखों से वासम का डोर खोलने का इशारा किया और गुस्से में बौखलाई आर्यन ने उसे घूरा और फिर नम घुमा कर डोर खोला तो वो उसे लेकर अंदर आया और फिर पैर से धक्का देते हुए डोर बंद कर दिया। अब मैं डाइनिंग रूम में कैसे जाऊंगी? वाइट करने का बाथरोब पहने आर्यन इस वक्त मिरर के सामने बैठी थी और उसके पीछे खड़ा विवन जिसने सफेद बाथरोब पहन रखी थी और ड्रायर से उसके बालों को सुखा रहा था। वे दोनों 2 मिनट पहले ही साथ में नहा क्लासरूम से बाहर निकले थे। उसके बालों को सुखाने के बाद विवन को ड्रायर एक तरफ रखते हुए कहा, जब मैं हूँ तो तुम्हें ले जाने के लिए, फिर तुम क्यों हो रही हो परेशानी? कहते हुए उसने उसे उठाया और अपनी तरफ पलटकर उसकी बाथरूम की नोट खोल दी तो आर्यन ने शर्म से अपनी नजर झुका ली। तुम्हें विवन ने बाथरूम कंधे से सरकाते हुए उसके बदन से अलग करते हुए एक तरफ फेंक दी और बेड पर रखी ड्रेस उठाई और उसे पहनाने लगा। कुछ ही समय में विवन ने उसे वो ड्रेस पहनाई और बेड पर बिठाते हुए चेंज करने के लिए जेट में चला गया। जब वो चेंज करने के बाद सफेद शर्ट की स्लीव को तो फोल्ड करते हुए बाहर आया। इस वक्त वो फोन में कुछ कर रही थी। तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे? उसके आते ही उसने सवाल किया। जी नहीं, कहते हुए विवन ने उसके पास चला आया और उसका फोन छीन कर बेड पर फेंकते हुए उसे गोद में उठा लिया। तो वहीं आर्यन ने उसके गले में बाहर डालते हुए सवाल किया, क्यों? क्योंकि आज मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। ये कहते हुए वह उसे लेकर आगे बढ़ा और कुछ ही समय में वे दोनों डाइनिंग हॉल में थे। उसकी गोद में बैठी आर्यन ने जूस का गिलास होठों से सटाई उसे ही देख रही थी और विवन उसे ऑरेंज जूस पिला रहा था। कुछ ही देर में आर्यन ने गिलास का दूध आधा गिलास मैं कहा आधा जूस खटक गई और ग्लास को होठों से दूर करते हुए कहा, विवन अब और नहीं पीना, मेरा पेट भर चुका है। इस पर विवन ने उसे आंखें दिखाई तो उसका मुंह बन गया कि तभी नसी जो विवन के ऑर्डर पर कोई इटालियन डिश बनाकर लाई थी उसने वो डिश विवन के सामने रखी। और ऐसा हो सकता है कि विवन के खाने पर आर्यन की नजर न जाए? नहीं ना। हाँ तो आज भी जब उसकी नजर विवन की प्लेट पर गई तो उसने होठों पर जीभ फिराते हुए अपने दोनों हाथ रगड़े और फोक उठाकर फोक प्लेट की तरफ बढ़ाया कि तभी विवन ने उसकी कलाई पकड़ ली। आर्यन ने मुंह बनाते हुए उसे देखा। तुम्हारा तो पेट भर गया था ना? कहते हुए विवन ने फोक छीन लिया कि तभी किसी की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ? इस आवाज को सुनकर तो रिलैक्स पर आर्यन निकली मानो जान ही निकल गई, क्योंकि यह आवाज वेदांत की थी जो डाइनिंग रूम में आया था और अकेले नहीं आया था, ऐना और नव्या को साथ लेकर आया था। अरे मतलब वे दोनों उसके पीछे आए थे। इधर आर्यन ने गर्दन घुमाकर वेदांत फिर नव्या और फिर ऐना पर नजर डाली। उन्हें देख वे बड़बड़ाते हुए विवन की गोद से उठी थी कि तभी विवन ने उसे कमर से जकड़ लिया तो आर्यन ने गर्दन मोड़कर उसे घूरने लगी। मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो सबके सामने? आर्यन के इस सवाल पर विवन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें चलने में परेशानी हो रही थी ना। ये सुनकर चेयर पर बैठ रही नव्या और ऐना चौंकी और दोनों ने एक दूसरे को देखा। वहीं वेदांत भी आराम से देखते हुए जूस की गिलास फोटो से सटाया कि तभी ऐना ने सवाल किया, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है? उसने कुछ नहीं किया, जो किया है हमारे प्यारे जीजू ने किया है। ऐना के सवाल पर नव्या ने के दिए गए जवाब को सुन वेदांत के तो हंसी आई ही आई। वहीं आर्यन और विवन दोनों नव्या को घूरने लगे। आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, बात करने के लिए वक्त भी होना चाहिए। नव्या ने अपने बगल में बैठे वेदांत की बैग रब करते हुए कहा कि तभी वेदांत जो नॉर्मल हो चुका था उसने बात बदलते वो सवाल क्या, वैसे आर्यन भाई का फ्लैश क्या है? वो और विवन के बीच दाबी में आर्यन ने तपाक से जवाब दिया और जवाब देने के बाद उसे फिर रियलाइज हो रहा था कि उसने क्या कहा। तब उसने सबकी नजरें अपने आप पर महसूस की। वेदांत ऐना और नव्या आंखें फाड़े और मुंह खोले उन दोनों को देख रहे थे। उन सबकी नजरों को महसूस कर उसे विवन को देखा जो उसे घूर रहा था। हवा भाई पे से बोल
नाइस प्रोग्रेस। वेदांत ने उसे छेड़ा छेड़ा फिर जिस पर अभिमन्यु से घूरा और फिर आर्यनी को देखा जिसका मुंह बना हुआ तो कुछ तो शर्म कर लो आर्यनी अपनी बहन के सामने क्या करना। मैंने सैंडविच की बाट लेके तभी आर्या ने कहा कोई बात नहीं आर्यनी और अपनी शर्म बचा लो जीजू के सामने काम आएगी। ये सुनते आर्यनी ने गर्दन मोड़कर ऐना को घूरा। क्या मतलब है इस से पहले कि वे आगे कुछ कहते भीमन ने भीमन ने उसे जबड़े से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो आर्यनी उसे घूरने लगे। वहीं भीमन ने उसके पाउट में तब्दील हो चुके होठों को होठ से भरा चम्मच ठूसते हुए कहा हमारे बेडरूम के किस्से बाद में सुनाना, पहले ब्रेकफास्ट पर कंसंट्रेट करो। ब्रेकफास्ट के बाद भीमन सीधे 5th फ्लोर पर आया था क्योंकि वह फ्लोर ठुमका था। लिफ्ट के 5th फ्लोर पर खुलते ही उसने अपने कदम बाहर रखे और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था पुरानी यादें उसे लिपटी जा रही थी। वो यादें जिनसे उसने कहीं पीछे छोड़ दिया था, जिन्हें उसने जहन के किसी कोने में ताला लगाकर रख दिया था। कुछ कदम चलने के बाद वे सीधे अरुण के रूम के सामने आकर रुका और जब डोरनॉब घुमाकर अंदर आया तो पाया कि अरुण आमना की तस्वीर के सामने उनमें खड़े थे। डैडी कहते हुए भी उनके पास चलाया और तो अरुण ने गर्दन मोड़कर एक नजर उस पर डाली और फिर आमना की तस्वीर पर। तुम्हें पता है भीमन, मैं जब इस कमरे में बनता तो मैं हमेशा यही सोचता था कि कभी तो मैं उस कैद से निकलूंगा और तुम्हारी माँ से मिलूंगा। जब तुमने मुझे बताया कि आमना इस दुनिया में रही नहीं, मैं टूट गया था। पर जब तुमने बताया कि आमना ने इंद्र से शादी कर ली थी तब मेरा अभिमान टूट गया, मेरा गुरूर टूट गया था। जिंदगी में कभी नहीं रोने वाले अरुण की आंखों में आंसू छलक आए थे और उसकी आंखों में आंसू देख विमल के हाथों की मुठिया कसी। आमना के लिए उसके दिल में नफरत कुछ और बढ़ी थी। उसने एक हाथ अरुण के कंधे पर रखा तो अरुण उसकी तरफ मुड़े। उनके और इंद्र की एक बेटी भी है। जैसे ही ये शब्द अरुण के कानों में पड़े वे हैरानी के आलम में उन्होंने कहा हाँ डैड, मैं यह बात आपको इटली में ही बताना चाहता था पर समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। ये कहकर भीमन कुछ पलों के लिए खामोश हुआ तो वहीं वरुण मुड़कर आमना की तस्वीर देखने लगे। कुछ लम्हे तक रूम में सिर्फ खामोशी ही छाई रही। कुछ पलों की खामोशी के बाद विवन ने कहा डैड आप कहे तो उसे अब्रोड। अरुण ने विवन की तरफ मुड़ते हुए उसकी बात काट दी। नहीं विवन, इन सब में उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। ये कहते हुए विवन की तरफ मुड़े और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम वेदांत और वो बच्ची तीनों मेरे ही बच्चे हो। पर डैड वो मोम और इंद्र की बेटी है। इस आवाज पर दोनों ने डोर की तरफ देखा जहां दोनों हाथ पॉकेट में डाले वेदांत खड़ा था। वेदांत ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और उनके पास चला आया। हाँ वो आमना की बेटी है पर इन सब में उसका क्या कसूर है, अरुण ने सवाल किया। इस पर वेदांत खामोश रहा। माँ बाप की गलतियों की सजा उनके बच्चों को मिले ये मैंने तुम दोनों को नहीं सिखाया तो तुम सोच भी कैसे सकते हो इस बारे में। अरुण के लहजे में जरा भी नरमियत नहीं थी। इस पर वेदांत ने कहा डैड मैं तो बस आपके लिए कह रहा था, आप इतने साल बाद मिले हैं हमें और मैं नहीं चाहता कोई भी चीज आपको तकलीफ दे। और रही बात परोसने की तो मैं खुद उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसे भी नहीं पता मोम के बारे में, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ शारदा नहीं आमना थी। और जब उसे ये सब पता चलेगा तो शायद वे खुद इस घर में ना रहना चाहे। शायद उसे भी इतनी तकलीफ हुई जानकर कि वे हमारी सगी बहन नहीं है। हमने सोते हमने क्या कहा अपने भाई। वेदांत की बात मुकम्मल होने से पहले ही उन सबके कान में रोशनी की आवाज पड़ी। जिसे सुन सबने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ रोशनी खड़ी थी। रोशनी को कुछ देर पहले ही पता चला था कि विवन की प्लानिंग के बारे में जिसे बताने वाली कोई और नहीं नव्या थी। जैसे ही उसे पता चला वो विवन को ढूंढते हुए इस फ्लोर पर चले आई। वो पहली बार विवन की बनाई गई सारी हरकतों को पार कर उससे मिलने आई थी पर वेदांत की कही जाने वाली बात ने उसे हिलाकर रख दिया था। क्या कहा आपने, ये सवाल करते हुए वे वेदांत के पास चले आई। वेदांत खामोश रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे। भाई आपने क्या कहा कि शारदा मेरी माँ नहीं थी, दोबारा सवाल करते हुए रोशनी ने वेदांत को बाजू से झकझोरा। जवाब दीजिए भाई, ये कहते हुए रोशनी की आंखें बह उठी कि तभी विवन ने उसे वहां से पकड़ा और सीने से लगा लिया। ये देखकर वेदांत सन रह गया तो वहीं वरुण बिना किसी भाव के विवन को देखते रहे। तुम आमना सिंघानिया और इंद्र आहूजा की बेटी हो। विवन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। ये सुन रोशनी फपकते हुए उससे अलग हुई और विवन को कमजोर हाथों से विवन की बाह पकड़ते हुए सवाल किया क्यों भाई क्यों आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, क्यों नहीं बताया मुझे कि मैं जिस शारदा को अपनी माँ समझती आ रही थी वे मेरी माँ थी ही नहीं। बताने या ना बताने से क्या होता रोशनी, क्या ये सच बदल जाता कि तुम हमारी बहन हो। वेदांत ने कहा तो रोशनी ने गर्दन मोड़कर बहती आंखों से वेदांत का चेहरा देखा। पर भाई बाप तो अलग है ना हमारे। रोशनी के कई शब्दों ने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया था कि तभी अरुण ने कहा किसने कहा कि तुम हमारी बेटी नहीं, तुम भी मेरे लिए विवन और वेदांत की तरह हो। रोशनी ये सुनते हुए रोशनी अरुण की तरफ मुड़ी और बड़े आंखों से उनका चेहरा देखा। या ये हमने देखा, ये आप क्या कह रहे हैं। उसकी जुबान बुरी तरह लड़खड़ाई थी। अरुण का बड़प्पन देखने के बाद आखिर किसी का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता था कि वे एक सोतली बच्ची को एक्सेप्ट कर रहा था। अरुण रोशनी के पास चला है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उस अपने सीने से लगा लिया। अरुण से खून का रिश्ता
न होने के बावजूद जो एहसास रोशनी के दिल में उतरा था वे खून के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा बढ़कर था। इंद्र की बेटी होने के बावजूद इंद्र ने कभी आज तक उसे ऐसे गले नहीं लगाया था, क्योंकि उसने कभी उसे अपनी बेटी माना ही नहीं था। और ये बात रोशनी भी कहीं ना कहीं अच्छे से जानती थी। रोशनी हमने और हम हमेशा से चाहते थे कि हमारी बेटी हो, पर फिर किस्मत ने ऐसा कुछ खेल खेला कि हम अलग हो गए। हमारा रिश्ता साजिश का शिकार हो गया, पर कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी सुन ली थी साजिश से हमें तुम मिली हो। ये सुनते ही रोशनी ने अरुण से अलग होकर उनके चेहरे को देखा तो वही उन्होंने गर्दन झुकाकर उसका चेहरा देखते हुए कहा, तुम अपने आप को वही बेटी समझो जिसकी हमने खुदा से ख्वाहिश की थी। इन लफ्जों को सुन रोशनी रोते हुए मुस्कुराई थी। आर्यन के सिपाही सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी घर की तहरीर पर किसी शख्स ने दस्तक दी, जिसके साथ कोई लड़की भी थी। जैसे ही सबकी नजर उस लड़की पर गई सब हैरान हो गए। डॉक्टर सानिया, आप यहाँ? नव्या ने सोफे से उठते हुए सवाल किया। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि सानिया शेखावत थी, जो मनन शेखावत के साथ यहाँ आई थी। पर ये दोनों अंदर बढ़े। इधर अरुण भी मनन को देखते हुए सोफे से उठे और दोनों बाहें फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। यहाँ भी मनन को छोड़कर बिना देना और उसने भी सोफे से उठे। उधर अरुण और मनन एक दूसरे के गले लगे। कैसे हो तुम अरुण? ये सवाल करते हुए मनन मनन अरुण से अलग हुए। नमस्ते अंकल। सानिया ने अरुण को देख दोनों हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ, मनन हंसा कहते हुए उन्होंने सानिया को देखा और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये सानिया है ना? कहते हुए उन्होंने उसके जबड़े धीरे से हिलाए। इस पर सानिया मुस्कुराई तो वहीं अरुण ने कहा, कितनी बड़ी हो गई है यहाँ? हमने तुम भी कितनी बड़ी हो गई हो? मनन ने जरा मजाक के अंदाज में कहा। इस पर अरुण ने मुस्कुराया कि तभी वेदांत उन सबके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खबरदार अंकल, अगर मेरे डैड को कुछ कहा तो। इस पर मनन हंसे कि तभी नव्या, ऐना और रोशनी भी उनके पास आई और उन्होंने एक एक कर सबसे मनन को इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे मिलकर मनन खुश थे सिवाय रोशनी से, पर यह बात उन्होंने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। खैर कुछ वक्त बीता और अब सब बैठे हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। उस दिन वेदांत ने पहली बार ड्रिंक की थी। बातों ही बातों में नव्या ने वेदांत का मजाक उड़ाया। मैं वेदांत की ऊटपटांग हरकतों के किस्से सबको सुना रही थी। इधर भी उनको उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जिसकी बातों में थी उससे बात करने के लिए उसने पॉकेट से अपना फोन निकाला और कॉल लगाते हुए सोफे से उठकर कोने में आ गया। कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? ये कहते हुए उसने अपने रिस्ट पोज पर नजर डाली। आ रही हूँ, बस लिपस्टिक लगा रही हूँ। दूसरी तरफ से आर्यनी की आवाज आई, सेड कोरल, तुम्हारा फेवरेट। फोन पर मौजूद आर्यनी ने खुद को शीशे में देखते हुए पाउट बनाया और लिपस्टिक ड्रेसिंग टेबल पर रखा। यहाँ भी वन मुस्कुराया, मजा आएगा तुम्हारे कोरल होठों को चखने में। दूसरी दूसरी तरफ वो शर्मा गई। इतना किसके गाल लाल पड़ गए? मुझे परेशान करना बंद करो वीवन, शर्मा रही हो? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। अच्छा देखकर बताना कैसी लग रही हूँ मैं। ये सुनते ही वे लिफ्ट की तरफ मुड़ा और मुड़ते ही उसकी नजर आर्यनी पर गई, जो लिफ्ट से अपने कदम बाहर रख रही थी। मांग में बिखरा सिंदूर, आंखों में काजल, होठों पर कोरल कलर की लिपस्टिक, गले में वीवन के नाम का मंगलसूत्र, ब्लैक कलर के स्लीवलेस ब्लाउज के साथ डायमंड से जड़ी हुई ब्लैक कलर की साड़ी में क्या कह ढा रही थी। उसे देखकर वह कुछ पल उस पर से नजर नहीं हटा पाया और उसे तब तक निहारता रहा जब तक कि आर्यन ने उसके पास आकर चुटकी नहीं बजाई। ऐसे क्या देख रहे हो? ये सुनते ही वीवन अपने होश में आया और उसे कमर से जकड़ते हुए कहा, अपने बीवी को देख रहा हूँ जो आज मुझे मारने पर तुली है। इस पर वह मुस्कुराई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, जी नहीं, मरने की वजह आप खुद है मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि ये साड़ी मुझे आपने ही गिफ्ट की है। इस पर वीवन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, सोच रहा था कि तुम्हें गाउन गिफ्ट करूँ तो फिर साड़ी क्यों दी? आर्यन ने मुंह बनाते हुए उसकी बात बीच में ही काट दी। साड़ी में रोमांस करना आसान होता है। ये कहते ही वीवन ने हल्के से उसके होठों को चूम लिया। आर्यन ने मुस्कुरा उठे कि तभी किसी के गला साफ करने की आवाज आई। इस पर दोनों ने गर्दन घुमाकर सोफे की तरफ देखा जहां पर सब बैठे थे और उन्हें देख रहे थे। वे दोनों अपनी दुनिया में इतना खो गए थे कि यह तक भूल गए कि वे इस वक्त कहाँ खड़े हैं और अब सबकी नजर उन पर ही टिकी थी, लोगों की नजरों से। आज तक भी उनको कोई फर्क पड़ा था तो आज पड़ेगा नहीं। हमने तो आज भी नहीं पड़ा था। हाँ, पर आर्यन को पड़ा था। मनन की नजरों से वे उन्हें देखते ही अंदर तक हिल गई थी। कुछ इस कदर की उसे वे सारी बातें उसके दिमाग में कौन उठी जिसके बारे में मनन ने उसे बताया था। बातें ही नहीं, उसे वे वादा भी याद आया था जो उसने मनन से किया था। वे वादा याद आती उसे जैसे अब वीवन की बाहों में सफोकेशन होने लगी थी। तो वे उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर सबसे उससे अलग होने की जी तोड़ कोशिश करने लगी, पर वीवन ने हाथ हटाने की बजाय उसकी कमर पर पकड़ कसी और अपने बदन से सटाते हुए कहा, मनन अंकल, मीट माई वाइफ आर्यनी सिंघानिया। इस पर मनन मुस्कुराए, छोड़ो मुझे, वीवन सब देख रहे हैं। ये कहते हुए आर्यनी ने उसका हाथ हटाने की जी तोड़ कोशिश की। हाँ तो देख लेने दो, और ये भी देख लेने दो। इससे पहले कि वह वीवन के कहे शब्दों का मतलब समझ पाते कि वीवन ने उसका जबड़ा पकड़ा और उसका चेहरा सामने कर उसके होठों को चूम लिया तो वहीं आर्यनी की आंखें फैली और दिमाग जैसे
कुछ सोचने और समझने की हालत में नहीं था। उसके हाथ वीवन के कॉलर पर जा कसे। इधर किसी को समझ ही नहीं आया वीवन का अचानक से बदला व्यवहार पर मनन को समझते देर नहीं लगी थी कि वीवन ये सब क्यों कर रहा है। यहाँ वीवन ने धीरे से आर्यन को होठ छोड़े और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसे सोच लिया कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा सकते हो। वीवन के कई शब्दों को सुन जैसे उसके कान सन रह गए कि आखिर वीवन को कैसे पता चला कि उसके वो यूएस से जाने वाली थी। उसके दिमाग पर इतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ हमने तुम्हें हाँ पर हाँ मुझसे दूर होने के बारे में सोचना भी मत। नहीं तो मैं तुम्हें कुछ सोचने के काबिल नहीं छोड़ूंगा सिवाय एक चीज के, जो और आखिरी चीज तुम सोचने के काबिल बचोगी वह मेरा नाम होगा, समझ गई ना। वीवन ने उसका चेहरा देखते हुए ठंडी आवाज में पूछा तो उसने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। गुड़ गल ये कहते वीवन ने उसकी कमर से अपना हाथ हटाया और आगे कहा, जाकर कार में मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट पर। इस पर आर्यन ने अपनी गर्दन हिलाई और वहां से चले गई। इधर भी मनन के पास चला आया और आपको पता था ना कि आपको वह नहीं करना चाहिए था जो आपने किया। विवन ने देख दी आंखों से मनन को देखते हुए सवाल किया। विवन ने के इस सवाल पर मनन बिना किसी भाव के सोफे से उठे और वो उनके साथ ही बाकी भी उठे। ये किस बारे में बात कर रहे हो तुम। और उनके सवाल पर मनन की तरफ देख रहे विवन ने अपनी जेब से एनवलप निकाल कर टेबल पर फेंक दिया और ये तुरंत ही सबकी नजर उस एनवलप पर पड़ी। क्या है इसमें विवन। अरुण ने एनवलप की तरफ देखते हुए कहा है तो यहाँ मनन को घूर रहे विवन ने जवाब दिया, इसमें हमने यूएसए की टिकट से। ये कहते विवन ने नव्या को देखा और ये टिकट नव्या ने बुक की थी आर्यन के कहने पर। हाँ पर इसमें मनन अंकल का क्या कसूर। नव्या ने हामी भरते हुए सवाल किया तो विवन ने नव्या की तरफ देख कहा, पर सोचने वाली बात यह है कि आर्यन जैसे लड़की जो बंगलोर से बाहर तक नहीं निकले उसके दिमाग में यूएस जाने की बात कैसे आई। जो कहना है साफ साफ कहो वीवन। अरुण ने कहा तो साफ साफ सुनिए डैडी, आर्यन को इंडिया से बाहर भेजकर मेरी शादी सानिया से करवाना चाहते थे। वीवन के कहे शब्द जैसे ही सभी के कानों में पड़े सब जैसे हिल गए। वहीं अरुण भी ये सुन हैरानी से मनन की तरफ देखने लगी। ये सब क्या है मनन, तुम वीवन की और सानिया की शादी के बारे में कैसे सोच सकते थे, ये जानते हुए कि वीवन शादीशुदा है। अरुण के सवाल पर मनन ने वीवन की तरफ देखते हुए जवाब दिया, पर हमने तब इसका तलाक हो चुका था, नहीं हुआ था। वे सब सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा था और आपको पता था मेरे प्लान के बारे में। वीवन ने फौरन कहा। उसकी आंखें अब आग उबल रही थी पर मनन शांत खड़े थे। हाँ पर मुझे नहीं पता था कि तलाक का झूठा नाटक भी तुम्हारी प्लानिंग में शामिल था। मनन के कहे शब्दों को सुन वीवन चिल्लाया, पर यह तो पता था ना कि वे जान है मेरी। ये कहकर उसने मनन को उंगली दिखाते हुए वार्निंग दी, अब तो आपने कर ना दिया आपको जो करना था। पर अब आपने फिर कभी उसे और मुझे अलग करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ तबाह कर डालूंगा जो आपको पसंद है। ये कहते वीवन एक पल गवाए बगैर वहां से चला गया और सब बुत बने उसे जाते देखते रहे। मनन को अपने किए का पछतावा पहले ही से था, पर आज ये सब सुनने के बाद वे जिसे शर्म के दलदल में डूबे जा रहे थे। वे इस वक्त उसके साथ कार में बैठी थी और कहाँ कहीं रजा थी पर कहाँ उसे पता नहीं था और उसने पूछा भी था। खैर यहाँ वीवन ने कार का पार्टीशन ऑन करते हुए उसे देखा। वे अपनी तस्वीरें खींचने में व्यस्त थी कि तभी उसने गर्दन मोड़कर वीवन की तरफ देखा जो सही खोल रहा था। उसे देख मुस्कुराई और फिर उसने वीवन को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचा और फोटो बनाते हुए कहा, स्माइल। वकील की आवाज के साथ दोनों की खूबसूरत तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। कितने सड़ू हो तुमने इस्तेमाल भी नहीं की और मेरी पिक्चर खराब कर दी। कहकर उसने विवन को देखा कि तभी विवन ने उसके हाथों से फोन छीन लिया और उसका फोन पॉकेट में डालकर कहा, पिक्चर वगैरह बाद में खींचना, तुम पहले मेरे पास आओ। ये कहते हुए उसने उसकी कमर पर हाथ रखकर अपने पास खींचकर उस अपने बदन से चुंबक की तरह चिपका लिया। आर्यन ने उसके सीने पर सिर रखा और उसके सीने पर अपना हाथ फेरने लगी तो वही विवन उसकी कमर से हिलाने लगा। तभी आर्यन ने उसे देखा तो पाया बेबी उसकी आंखों में देख रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं विवन, उसने सवाल किया। पता चल जाएगा तुम्हें, विवन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ये सवाल करने के बाद वे मुस्कुराई। उसके सवाल पर विवन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर कहा, स्टेरेगा की तरह लग रही है। उसने दोनों बोहे निचोड़कर विवन को देखा। स्टेरेगा वो क्या होती है। वो स्टेरेगा का मतलब ही नहीं समझ पाई थी। विवन ने उसका मासूम सा चेहरा देखा और अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए उसके दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। इसका मतलब होता है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। बिल्कुल नहीं, झूठा बोला विवन ने, क्योंकि स्टेरेगा इटालियन भाषा थी। इटालियन भाषा में इसका मतलब चुड़ैल होता था। मजाक में विवन ने उस स्टार का कहा था और बेचारी नादान आर्यन उसने भी इसे सच मान लिया। यहाँ अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझने के बाद आर्यन की आंखें चमक उठी। वे मुस्कुराई और उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। कार रुकने के साथ ही उसकी आंखें खुली और आंख खुलती ही उसने मुस्कुराते हुए एक नजर विवन को देखा जो उसे ही देख रहा था और फिर उसी मुस्कुराहट के साथ विंडो से बाहर देखा और देखते ही जो नजर आया उसकी आंखों के सामने उसकी आंखें फटी रह गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।